प्यारे बच्चों, आप सभी का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो कानपुर मंडल में क्लासेस संचालित हो रही हैं उसमें बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम लोग अब आगे ज़रा जो बातें हैं उनको ज़रा देखते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भाषा से संबंधित बातों को देखा था और मैंने बताया था कि जो लैंग्वेज हम लोगों ने देखा था उस लैंग्वेज का जो PDF है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है। उस PDF के बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको PDF पहले पढ़ के लेक्चर देख के फिर लक्ष्मीकांत पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे की बात हम लोगों ने इमरजेंसी के प्रोविज़न को देखा था, आपातकाल की बात हम लोगों ने की थी। आपातकाल में हल्का सा शुरुआत हमने किया था कि आपातकाल बेसिक होता क्या है, क्या क्या उसके कैरेक्टर हैं, उन सब के बारे में हल्की सी बात हुई थी। आज बहुत ही विस्तृत तरीके से आपातकाल की बात होगी। तो चलिए देखते हैं आपातकाल की बातों को एक एक करके। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी की बात हम लोग करेंगे। देखिए, आपातकाल हमने कल बात की थी, हल्का सा उसको रिवीजन करेंगे एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इमरजेंसी में हमने बताया था कि जो आपातकाल की व्यवस्थाएं हैं, इस आपातकाल में BR अम्बेडकर ने और तमाम लोग कहते हैं कि हमारा संविधान का जो नेचर है, आपातकाल के उद्घोषणा के होते ही यानी डिक्लेरेशन के होते ही आपातकाल संविधान के नेचर को ही बदल देता है। संविधान का नेचर संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, यानी फेडरल से क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। फिर बिना संशोधन किए, बिना संविधान में संशोधन किए आपातकाल के माध्यम से संविधान का जो करेक्टर हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो आप कह दोगे एकात्मक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपातकाल एक एकात्मक व्यवस्था है। ठीक है ना, एकात्मक कैरेक्टर है। और इसके हम लोगों ने जर्मनी से लिया था और ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है और इसमें हमने देखा था ये भाग 18 में वर्णित है। अब इमरजेंसी को एक एक करके देखते हैं। इमरजेंसी के 3 टाइप हम लोगों ने बात की थी। जो पहला है आर्टिकल 352, फिर आपका सेकेंड 356 और फिर है थर्ड 360। जो 352 है ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इमरजेंसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर शब्द किया गया है प्रयोग आपातकाल की उद्घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपातकाल लिखूंगा, राष्ट्रीय नहीं लिखूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसका अर्थ जो है राष्ट्रीय आपातकाल ही है, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये शब्द इंग्लिश में यूज किया गया है और हिंदी में आपातकाल की उद्घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया है। 356 में जिसको हम राष्ट्रपति शासन कह देते हैं, बेसिकली राष्ट्रपति शासन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी इसको कहते हैं, उसका भी प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर प्रयोग किया गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस इन एनी स्टेट, यानी किसी भी राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेथड है या स्टेटस है, जो हमारी तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसके फेलियर को ये दर्शाता है, ना कि राष्ट्रपति शासन को। लेकिन इसका नेचर चूंकि राष्ट्रपति के शासन के जैसा होता है, इसलिए राष्ट्रपति शासन हम इसको कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो 360 है ये डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को। ठीक है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी सो यानी वित्तीय जो है आपातकाल के बारे में बात करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, यानी वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 टाइटल है, एक एक करके चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उठाएंगे 352 को और 352 के बाद से एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 352 की। तो 352 में हमने बोला कि चूंकि इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, यानी आपातकाल की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है ना, अब इस आपातकाल की उस घोषणा जो है करता कौन है, तो क्या बात कहा गया, तो देखिए कहता है कि अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है, अगर
राष्ट्रपति संतुष्ट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट की संतुष्टि की बात कर रहा है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट की संतुष्टि हम लोग कहाँ से अभी मंत्रिपरिषद से जोड़ेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कैसे इसको जोड़ेंगे, ये भी आप जरा देखिएगा। तो कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है तो किसी भी राज्य में या पूरे देश में 352 लगाया जा सकता है। यस, ये ध्यान रखिएगा, 352 पूरे देश में भी लगाया जा सकता है, किसी एक पूरे स्टेट में भी लगाया जा सकता है, या फिर किसी एक स्टेट के किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में भी 352 लगाया जा सकता है, खाली यूपी में भी अगर चाहें तो 352 लगा सकते हैं, और यूपी के एक सर्टेन जिले में भी एक खासकर 352 को लगाया जा सकता है, कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ध्यान रखिए, किसी एक भाग पर या पूरे भारत में अगर 352 लगा सकता है राष्ट्रपति। कब? जब संतुष्ट है। कैसे संतुष्ट है? तो कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है तो इसके लिए 3 आधार हैं, 3 कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये कहते हैं या तो वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए, आउटर इन्वेजन हो जाए, यानी वॉर की सिचुएशन हो जाए या फिर आउटर इन्वेजन हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए। और तीसरा एक शब्द का लिखा गया है सशस्त्र विद्रोह, यानी आर्म के साथ रिवोल्ट, ठीक है ना, विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। इन 3 कंडीशन पर अगर राष्ट्रपति, देखो, या तो इन 3 बातों की स्थिति है, सिचुएशन है, या संभावना है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों में से कोई काम हो सकता है। या तो स्थिति है, या फिर संभावना है, ठीक है ना, या किसी भी प्रकार का खतरा है कि ऐसा हो सकता है, या खतरा है, या फिर ऑलरेडी किसी ने युद्ध, जैसे मान लीजिए या तो युद्ध हो गया, किसी ने अटेम्प्ट कर दिया युद्ध, या फिर युद्ध की कंडीशन लग रहा है कि हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशन पे, यानी इन सभी कंडीशन पे, चाहे खतरा है चाहे ये है ऑलरेडी, यानी फ्यूचर की भी बात करता है, प्रेजेंट की भी बात करता है, तो अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है तो इन 3 बेस के आधार पर किसी भी राज्य के किसी एक पार्ट में या फिर पूरे होल ऑफ इंडिया में इमरजेंसी को क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ग्राउंड्स, वॉर, आउटर इन्वेजन और जो है आर्मरी रिवोल्ट, जिसको हम कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। इनके माध्यम से राष्ट्रपति 352 को इम्पोज कर सकता है। अच्छा, बढ़िया। अब देखिए, ये जो तीसरा हम लोगों ने सशस्त्र विद्रोह लिखा ना, ये बेसिकली सशस्त्र विद्रोह शब्द था नहीं, मेन कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था। लेकिन इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, जो जनता पार्टी की सरकार ने किया था, उस एक्ट के द्वारा, उस संशोधन के द्वारा, उस अमेंडमेंट के द्वारा हम लोगों ने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया। किस वर्ड से? सशस्त्र विद्रोह से। अर्थात जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था उस वर्ड को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। किस वर्ड से? तो आप कह दोगे उस वर्ड को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया आपके सशस्त्र विद्रोह से। तो सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म के साथ विद्रोह की बात अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में है, यानी आंतरिक अशांति को रिप्लेस कर दिया गया। क्यों? देखो बच्चा, जो 25 जून 1975 का जो इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो वो इमरजेंसी इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के द्वारा लगाया गया था। यही इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगाया गया था और इस ग्राउंड का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं था। कह सकते हैं कि इस आंतरिक अशांति शब्द को किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर सकता है। जैसे आंतरिक अशांति का क्या मतलब है? अगर देश में बेरोजगार युवा सड़क पर उतर रहे हैं तो वो भी तो अशांति है। अगर महंगाई बढ़ रही है जिसके वजह से लोगों का विश्वास उठ रहा है तो वो भी तो अशांति है। तो किसी भी प्रकार की चीज़ों को हम अशांति का शब्द का प्रयोग करके आराम से ये हम इम्पोज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये शब्द अपने आप में बहुत ही डिस्प्यूटेड था, क्योंकि कोई भी सरकार इसका मिसयूज कर सकती थी और ऑलरेडी एक बार मिसयूज इसका हो चुका था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर ही इमरजेंसी लगाया था। क्यों? क्योंकि 75 में ना तो युद्ध की कोई गारंटी थी और ना ही बाह्य आक्रमण का कोई मामला था। तो इसलिए ये
आंतरिक अशांति ही एक ऐसा विंडो है जो सरकार को अपने हिसाब से काम करने के लिए एक विंडो देता है। अगर ये नहीं होगा तो सरकार इमरजेंसी नहीं लगा पाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसे 75 के बाद अभी तक जो है नहीं लगा है, भले ही इकोनॉमी बहुत डाउन गई है, लेकिन फिर भी 352 नहीं लगाया गया है, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह हो तब ना, जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो तब ना लगाया जाएगा। तो अब ग्राउंड एकदम क्लियर है कि इन बेसिस पर ही आपको इमरजेंसी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। बाकी पहले जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही वार्ड था, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया और अब ये 3 ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे कि कितनी बार अभी तक 352 देश में लगा है। तो देखिए 352 देश में 3 बार लगा है। तो अगर पहला बात करें हम तो 1962 से लगभग 68 तक, तो इसी में 62 और 65 दोनों का युद्ध आ गया था। तो इसको हम कहते हैं जो चाइना का इंडो चाइना वॉर हुआ था, इसके कारण लगा था। लेकिन बीच में 65 में पाकिस्तान ने भी अटैक किया था, तो वो एक ही में चला गया था, 62 से 65 में। दूसरा इमरजेंसी लगा था 1971 में, जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वार। लिबरेशन वार, बांग्लादेश लिबरेशन वार का अर्थ है कि जो भारत की सेना ने, जो पहले आप जानते हो कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहाँ पर सरकारी तंत्र में जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई, जिसके वजह से बांग्लादेश जो आज का है उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, उन्होंने विद्रोह किया, जिसमें भारत ने साथ दिया, तो भारत में इमरजेंसी लगानी पड़ी। और बाद में चल के जो तीसरी इंदिरा गांधी ने जो अनयूजुअल या फिर असंवैधानिक तरीके से लगाया, जिसको हम कहते हैं 1975 में जो लगा था 25 जून को, और ये 3 जो आंतरिक अशांति पर लगा था, तो ये ध्यान रखेगा। बाकी तो युद्ध की कंडीशन थी, यहाँ पर तो क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर 1975 में लगाया गया 25 जून को आपातकाल। तो ये 3 बार आपातकाल भारत में ये 352 का प्रयोग हो चुका है, ये ध्यान रखेगा। शुक्र की बात यह है, अच्छाई की बात यह है कि 75 के बाद से अभी तक इमरजेंसी नहीं लगा है। और आप बहुत खुशनसीब है कि आप लोग इसको बस पढ़ रहे हो, फील नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखिए आज जो आप इस पेंडेमिक के ज़माने में जो फील कर रहे हो ना, ये फील शायद आप अपने बच्चों और दूसरी तीसरी पीढ़ी को समझाओगे तो शायद न समझ में पाएगी। जैसे हम लोग आपातकाल की सिचुएशन को नहीं समझ सकते, पुलिस जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर सकती थी, कुछ भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए आपातकाल को कहा जाता है कि वो संविधान का एक काला चैप्टर था जो बीत गया, ठीक है ना। खैर ठीक है, अच्छी बात है, बीत गया, बढ़िया। अब चलिए देखते हैं। अब देखो ये 3 बार संविधान, अब चलते हैं इसकी लीगैलिटी को और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बात करते हैं एक एक करके। आपातकाल में देखिए जो आपातकाल की उद्घोषणा हमारे प्रेसिडेंट ने कर दी, ठीक है ना, ये ध्यान रखेगा। तो ध्यान रखेगा प्रेसिडेंट को जो आपातकाल, आप जानते हो कि प्रेसिडेंट हमेशा काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ध्यान रखेगा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है। तो जो राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा 352 की, इसकी लिखित सिफारिश कौन करेगी? रिटन में संसद यानी पार्लियामेंट प्रस्ताव किसको भेजेगी? राष्ट्रपति को। लिखित में, रिटन में जो आपातकाल का प्रस्ताव है, वो आपातकाल का जो रिजोल्यूशन है, संकल्प है, उस रिजोल्यूशन को जो पार्लियामेंट है यानी संसद है, वो किसके पास भेजेगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसको डिक्लेयर कर देगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी 352 का यूज करके वो उसको बता देगा कि हाँ पूरे देश में या किसी एक भाग में आपातकाल लग गया। इसके साथ साथ जब ये बात हो जाएगी कि राष्ट्रपति को हम जब राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देता है, तो क्या सिर्फ राष्ट्रपति के डिक्लेयर करने से ही आपातकाल हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर, आपको ध्यान रखना है 30 डेज, 30 दिन के अंदर इसको, यानी जो हमारा इमरजेंसी का प्रस्ताव है, 30 दिन के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा में इसको पास करना पड़ेगा। अर्थात इसे हमको, यानी जो इमरजेंसी का प्रस्ताव था जिसको राष्ट्रपति ने पेश कर दिया, उस प्रस्ताव को बाद में क्या करना पड़ेगा? उस प्रस्ताव को बाद में पार्लियामेंट के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से 30 दिन के अंतर्गत उसको पास किया जाएगा। अगर 30 दिन के अंतर्गत पास नहीं किया गया तो इमरजेंसी अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा, खुद में ही वो समाप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेजॉरिटी कौन सी लगती है? ध्यान रखिएगा 352 लगाने के लिए हमेशा 2 कंडीशन है। एक, सदन का बहुमत यानी पार्लियामेंट का क्या होगा? बहुमत होगा, ठीक है।
ठीक, यानी जितने भी सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए। मेजॉरिटी का अर्थ होता है कि 50% + 1। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 लोग में हम अगर 51 तरफ एक लोग चले जाएंगे तो हम कह देंगे वो लोग मेजॉरिटी में हैं, वो सामान्य बहुमत होता है, ठीक है ना। तो सदन का बहुमत होगा एक तो पहला, यानी जितने भी लोग मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनके बहुमत से वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। दूसरा होता है कि जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोगों ने जो मतदान किया है उनका 2/3 होना चाहिए। अर्थात इसको हम साधारण सी भाषा में कह सकते हैं कि 352 को यूज करने के लिए, 352 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको किस मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कहोगे स्पेशल मेजॉरिटी, यानी जिसको हम विशेष बहुमत कहते हैं। विशेष बहुमत के माध्यम से 352 को लगाया जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा इस विशेष बहुमत में, ठीक है ना, हमने बताया कि 2/3 मेजॉरिटी आती है। जब हम साधारण बहुमत कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि 50% + 1, ये ध्यान रखिएगा। तो 352 स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है 30 दिन के अंतर्गत। अब देखो पहले, यानी मैंने क्या बोला था आपको, एक संशोधन हुआ था कल, 42वां हुआ था, और एक हुआ था 44वां। 42वें में जितनी चीज़ें बिगाड़ी गई थी उतनी चीज़ें 44वें में ठीक की गई थी, ठीक है ना। तो इससे पहले आपातकाल को, यानी 352 को अप्रूव करने के लिए कितने टाइम थे, तो आप कहोगे 2 मंथ हुआ करता था। यानी बिना आपातकाल किसी पार्लियामेंट में पास हुए 2 महीना चल सकता था। लेकिन आप जानते हो कि जो 1975 में जो मिसयूज हुआ था आपातकाल का, उसको ठीक करना था। तो इसलिए एक कमीशन बनी थी, शाह कमीशन। उस शाह कमीशन से कहा गया था कि आप बताइए क्या क्या चीज़ें ठीक की जा सकती हैं ताकि इमरजेंसी बार बार कोई न इस्तेमाल कर पाए। तो जनता पार्टी की सरकार ने एक अमेंडमेंट किया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और इस संविधान संशोधन में क्या किया गया, इमरजेंसी को और मजबूत किया गया। पहले आपातकाल 352 को लागू करने के लिए 2 महीने का टाइम था, यानी 2 महीने में उसको लागू कर सकते हैं आप, लेकिन अब टाइम को 30 दिन कर दिया गया, अर्थात कम समय मिला। समय कम मिलता है पास करने के लिए, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा समय जब कम मिलता है पास करने के लिए, अर्थात नियम कड़े किए गए हैं, ठीक है ना। तो पहले ये कितना था, 2 महीने था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे क्या कर दिया गया, इसके 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसके जो पास करने की ड्यूरेशन थी उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, 30 दिन कर दिया। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। यानी पास कैसे होगा, तो आप कहोगे विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत में कैसे, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, और टोटल जो मेंबर है उनका जो है जो सिंपल सा बहुमत होता है वो, इससे। और फिर हमने बात किया कि इसके 30 दिन में पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास कराना है, अन्यथा ये फेल हो जाएगा। और मैंने बताया 30 दिन में अगर पास नहीं होता है तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बढ़िया। अब देखिए, मान लीजिए कि इमरजेंसी हमने लगा दिया, ठीक है ना, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और उसी समय क्या हो जाता है, जो लोकसभा थी वो क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व का मतलब होता है भंग हो गई। जैसे हर 5 साल में लोकसभा भंग होती है ना, तो उसी प्रकार कह रहा है कि जैसे ही आपातकाल लगा, और आपातकाल अभी पास नहीं हुआ है, अगर आपातकाल लगा, ठीक, और उसी समय लोकसभा क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। लेकिन उस आपातकाल को अगर राज्यसभा ने क्या कर दिया है, पास कर दिया है, तो जो नई लोकसभा चुन कर आएगी, अगर 30 दिन में उसको पास कर देती है, तो आपातकाल कितने दिन के लिए, तो आप कह दोगे आपातकाल 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यानी एक बार पास जब हो जाता है तो आपातकाल जो है कितने महीने के लिए लागू हो जाता है, 6 महीने के लिए। ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब देखो बात को समझो, यहाँ पर इस बात को जरा समझिए फिर से। जैसे मान लीजिए लोकसभा ने रिकमेंडेशन किया कि राष्ट्रपति जी आप आपातकाल लगाइए, ठीक है ना, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया, लेकिन अभी 30 दिन के अंतर्गत उसको पास करना था। उस 30 दिन के अंतर्गत ही लोकसभा भंग हो गई, यानी जितने भी मेंबर थे उनकी सबकी सदस्यता खत्म। जब लोकसभा भंग हो गई तो अब क्या होगा, हमने तो देखा ना कि 30 दिन के अंतर्गत पास होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, लोकसभा भंग हो गया। अब लोकसभा भंग हो गया तो उस प्रस्ताव को राज्यसभा में अगर पास कर दिया गया 30 दिन के अंतर्गत, राज्यसभा ने उसको पास कर दिया, तो राज्यसभा ने अगर उसको पास कर दिया तो जो नई लोकसभा चुन कर आएगी, अब इलेक्शन सब
अलग हो जाएगा। नई लोकसभा जो चुन कर आएगी, चुनने के बाद ही 1 महीने के अंतर्गत अगर वो प्रस्ताव पास करती है तो 6 महीने के लिए आपातकाल लागू हो जाएगा। अगर उस प्रस्ताव को लोकसभा यानी जो नई न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है वो उसको पास नहीं करती है तो आपातकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखें। और अगर आपातकाल के लगने के बाद, आपातकाल जैसे ही राष्ट्रपति ने घोषणा की, लोकसभा डिसॉल्व हो गई और राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया तो आपातकाल नहीं लागू होगा, ये ध्यान रखेगा, ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति ने घोषणा की और अगर राज्यसभा ने उसको रेक्टिफाई कर दिया कि हाँ ठीक है, और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो नई लोकसभा जो चुन के आएगी वो 30 दिन के अंतर्गत उसको पास करना पड़ेगा। अगर 30 दिन के अंतर्गत नहीं पास करेगी तो जो इमरजेंसी है वो समाप्त हो जाएगा। अगर 30 दिन के अंतर्गत पास हो जाता है तो 6 महीने के लिए लागू रहेगा। पहले आपातकाल का कोई टाइम नहीं था, अनलिमिटेड था कि एक बार इमरजेंसी लग गया तो जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो लागू रहेगा। लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको अनलिमिटेड को हमने रोक दिया और अब कह दिया कि एक बार पास करने पर 6 महीने लागू रहेगा। फिर आगे बढ़ाने के लिए फिर आपको पास करना पड़ेगा। तो 6 महीने करके आप जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको हर 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। पहले क्या था, एक बार पास कर दिया फिर उसके बाद से जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक वो क्या करेगा, लागू रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये हो गया। अब हम लोगों ने देख लिया कि इमरजेंसी हमारा लागू कैसे होता है, जो भी इसके डिसॉल्व की कंडीशन थी वो भी हमने देख लिया। एक चीज़ और ध्यान रखिए, राष्ट्रपति जब चाहे तब आपातकाल को वापस ले सकता है, जब चाहे तब राष्ट्रपति आपातकाल को वापस ले सकता है। इसके लिए कोई पार्लियामेंट का वो नहीं है, जब चाहे तब राष्ट्रपति उसको वापस कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और प्रोविजन जो पहले नहीं था उसको बाद में जोड़ा गया। क्यों? अब सोचो, मान लो राष्ट्रपति उस समय डिक्टेटर हो गया, क्योंकि वापस करने की पावर तो राष्ट्रपति के पास है, तो क्या होगा बच्चा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बाद में चल के 44वें संविधान संशोधन में एक और चीज़ जोड़ा गया कि देखो सिर्फ एक लोगों के पास पावर न रखो। अगर राष्ट्रपति डिक्टेटर हो जाता है तो लोकसभा को पावर दो, अगर लोकसभा डिक्टेटर हो जाती है तो राष्ट्रपति को पावर दो, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे तब वापस कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति नहीं मानता है तो क्या होगा, तो एक कह सकते हो कि एक विंडो है। कैसे है विंडो, देखिए कह रहा है कि अगर लोकसभा एक प्रस्ताव बनाती है, यानी एक रिजोल्यूशन बनाती है, मतलब एक लेटर टाइप करके बढ़िया से वो करती है, ठीक है ना, और उस पर लोकसभा के 1/10 मेंबर का सिग्नेचर है, ठीक है ना, लोकसभा के 1/10 मेंबर का सिग्नेचर है। और अगर लोकसभा चल रही है तो ये प्रस्ताव स्पीकर को देंगे, क्योंकि लोकसभा में कौन होता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर। और अगर लोकसभा नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं दोनों कंडीशन अभी मैं समझाऊंगा। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है वो, अगर प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि हम वापस नहीं लेंगे, मान लो प्रेसिडेंट डिक्टेटर हो गया, तो क्या हो गया, तो लोकसभा एक प्रस्ताव बनाएगी जिस पर 1/10 मेंबर का सिग्नेचर होगा, और उस सिग्नेचर को अगर पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट एक्शन में है, तो स्पीकर को देगा। तो जैसे ही स्पीकर को पार्लियामेंट जो स्पीकर को देगा रिजोल्यूशन, और अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहा है तो वो रिजोल्यूशन राष्ट्रपति को देंगे, ये लोग मेंबर हैं। और जैसे ही ये रिजोल्यूशन देंगे अपने आप 14 दिन के अंतर्गत लोकसभा की एक मीटिंग होगी। 14 दिन के अंतर्गत क्या होगी, लोकसभा की एक बैठक होगी, मीटिंग होगी, और इस बैठक में अगर सिंपल मेजॉरिटी से उस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है तो आपातकाल हट जाएगा, ठीक है ना। अर्थात अगर प्रेसिडेंट नहीं मान रहा है तो लोकसभा ये काम करेगा। अब सोचो यहाँ पर भी तो प्रेसिडेंट दिया है, यस, यहाँ पर प्रेसिडेंट को आप बार बार कहने के लिए बाध्य नहीं कि प्रेसिडेंट साहब आप खींचिए, आप आपातकाल ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्रस्ताव ये होगा ना 1/10 मेंबर सिग्नेचर करके देंगे तो राष्ट्रपति को मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। और जब मीटिंग बुलानी पड़ेगी तो अपने आप अगले में वोटिंग होगी, और वोटिंग के दौरान अपने आप आपातकाल को समाप्त कर दिया जाएगा। ये भी बाद में 44वें संविधान संशोधन में लगाया गया। क्यों? क्योंकि मान लो एक बार
अगर राष्ट्रपति डिक्टेटर हो गया तो फिर क्या हो गया। इसलिए हर खिड़की को हम लोगों ने खोला कि थोड़ा लोकसभा को भी पावर दे दिया और थोड़ा राष्ट्रपति को भी पावर दिया। अब देखो, ये लोकसभा में अगर पास हो गया प्रस्ताव तो इसको जरूरी नहीं कि राज्यसभा में भी पास ना हो, अपने आप वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो आपातकाल हट जाएगा। तो आपातकाल लगता कैसे है, आपातकाल हटाया कैसे जाता है, ये दोनों बातें हो गई। अब इसके आगे की बात हम लोग देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि आपातकाल का प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना, आपातकाल का प्रभाव क्या होता है। तो अब आर्टिकल है हमारा 353। तो आर्टिकल 353, तो आपातकाल का प्रभाव, अगर हम प्रभाव देखें तो इसको कई प्रकार में बांटा हमने। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव इफेक्ट, कार्यकारी प्रभाव, यानी कार्यकारी प्रभाव क्या होगा, यानी क्या जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सेंटर और स्टेट के, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र और राज्य के संबंध में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन में ये बड़ा प्रभाव डालता है। कैसे, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है ना, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो मैक्सिमम कह सकते हो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। क्योंकि अब प्रेसिडेंट चाहे तो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट के माध्यम से वो काम करा सकता है, खासकर उसमें पार्लियामेंट ही होती है, ठीक है ना। तो अब किसी भी भाग पर राज्य सूची का, हम लोगों ने अनुसूची 7 पढ़ा है, शेड्यूल 7 पढ़ा है, उस शेड्यूल 7 में 3 पार्ट हैं, कह सकते हो कि सेंटर लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र पर नियम केंद्र, राज्य पर नियम राज्य, और समवर्ती पर समवर्ती सूची पर कौन का नियम बनाता है, तो आप कहोगे दोनों बनाते हैं। तो कार्यकारी जब पावर आ जाएगा ना, कार्यकारी शक्ति, तो राष्ट्रपति जो है, ठीक है ना, वो कार्यपालिका की शक्ति को, ठीक है ना, किसी भी राज्य में, ये ध्यान रखेगा, बढ़ा सकता है। अर्थात जहाँ, जैसे मान लीजिए पंजाब में इमरजेंसी लगा, ठीक है ना, पंजाब में इमरजेंसी लगा, तो राष्ट्रपति पंजाब की एग्जीक्यूटिव पावर को ले सकता है। पंजाब में 352 लगा इमरजेंसी का, आप ये मत लिखा लीजिएगा, पंजाब में 356 लगा, मान लीजिए पंजाब में 352 लगा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो पंजाब की एग्जीक्यूटिव पावर को भी ले सकता है, यूपी की एग्जीक्यूटिव पावर को भी ले सकता है, किसी भी जो स्टेट है उसके एग्जीक्यूटिव पावर को वो ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी जितने भी कार्यकारी शक्ति हैं वो सब किसके नाम से हो जाएंगे, वो राष्ट्रपति के काम से हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी राष्ट्रपति के निर्देश, यानी जो भी डायरेक्शन प्रेसिडेंट आपके स्टेट को देगा, वो स्टेट को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट मना नहीं कर सकते। जबकि इससे पहले अगर कोई गाइडलाइन स्टेट को देता है सेंटर और वो स्टेट लिस्ट के मामले पर है तो स्टेट उसको रिफ्यूज कर सकता है। जैसे आप देखें हैं कि आयुष्मान भारत योजना को आप बंगाल नहीं लागू किया है, तो ज़रूरी नहीं कि केंद्र की हर बात को राज्य माने, लेकिन कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें केंद्र की बात को मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो केंद्रीय सूची के विषय हैं। अब इंटरनेशनल कोई ट्रीटी बन गई, भारत सरकार ने बना लिया और वो पूरे भारत में लागू होगा, अब कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि ये सरकार ने कैसे ट्रीटी कर लिया, वो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो हर प्रकार की एडवाइस को स्टेट को मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखेगा। एक और चीज़, 352 जब लगता है, 352 जब लगता है तो राज्य के जो पावर होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते हैं, राज्य के पावर भी रहते हैं, यानी राज्य भी कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र क्या करेगा, केंद्र जो भी गाइडलाइन देगा उसको राज्य को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 352 लग गया तो कोई राज्य सरकार खत्म, नहीं, 352 के दौरान राज्य सरकार पावर में रहती है, लेकिन उस पर सुपीरियर कौन हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आप जानते हो कि ये एक यूनिटरी कैरेक्टर है, एकात्मक लक्षण है, और एकात्मक लक्षण में सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर का कॉन्सेप्ट चलता है, न कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। अभी नॉर्मल कंडीशन में हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर या सेपरेशन ऑफ द पावर पर बल दिया जाता है, जबकि आपातकाल में सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हो जाता है, जिसके वजह से केंद्र की सारी बात को राज्यों को मानना पड़ता है, ये ध्यान रखें। अब ध्यान रखें, यानी हमने बताया कि कार्यकारी शक्ति को, हर प्रकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्टेट को मानना पड़ेगा। अगर हम विधायी शक्ति की बात करें, यानी लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, तो मैंने बताया था कि सेंटर लिस्ट पर कानून सेंटर बनाता है, स्टेट पर स्टेट बनाता है, कॉन्करेंट पर दोनों बनाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर सेंटर कानून नहीं बना सकता, पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता, लेकिन केंद्र सरकार को जब 352 लगता है तो ये भी पावर मिल जाती है कि वह स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सके, यानी स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। और ये जो कानून होगा, ये ध्यान रखेगा, ये जो कानून होगा ये जब तक इमरजेंसी लागू है तब तक तो आराम से चलेगा, जब तक इमरजेंसी लागू है तब तक तो आराम से चलेगा।
लेकिन जैसे ही इमरजेंसी समाप्त होता है उसके 6 महीने तक ये चलेगा। इमरजेंसी समाप्त होने के 6 महीने के बाद अपने आप ये कानून समाप्त हो जाते हैं। अर्थात स्टेट लिस्ट पर बने गए कानून, स्टेट लिस्ट पर सेंटर द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद यानी 6 मंथ के बाद स्वतः क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी विधायी शक्ति की बात हो रही है। एक और चीज़, अगर आप ऑर्डिनेंस के बारे में देखते हो आर्टिकल 1, 2, 3 और गवर्नर के बारे में अगर ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 2, 1, 3, तो गवर्नर स्टेट लिस्ट पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और सेंटर लिस्ट पर जारी कर सकता है, ठीक है ना, यानी सेंटर इन द सेंस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्या है, तो ऑर्डिनेंस हमने प्रेसिडेंट की पावर में पढ़ाया होगा, आप पिछला वीडियो देख लीजिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए पार्लियामेंट चल नहीं रही है, क्योंकि कानून किस में बनता है, पार्लियामेंट में, और मान लीजिए पार्लियामेंट नहीं चल रही है, उस सेंस में अगर आपको कानून बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो उस सेंस में हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन के माध्यम से हम जारी कर देते हैं और वो कानून बन जाता है। इसी को हम कहते हैं अध्यादेश, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाकी डिटेल में अध्यादेश हमने बताया है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो राष्ट्रपति 352 के दौरान स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी, राष्ट्रपति 352 के दौरान स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्टेट लिस्ट के बारे पर जो काम है उस पर भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपका जो राष्ट्रपति जो है स्टेट लिस्ट पर भी आपका ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम फाइनेंशियल पावर की बात करें, यानी अगर हम बात करें कि वित्तीय शक्तियों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहोगे कि देखिए फाइनेंशियल पावर जो होती हैं, जैसे 352 लगता है तो फाइनेंशियल पावर में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चाहे तो कहीं पर भी किसी भी काम को, ठीक है ना, जो भी सेंटर स्टेट से संबंधित जो राजस्व यानी टैक्सेशन के संबंधित मामले हैं वो आपका राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकते हैं। अर्थात अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वित्तीय शक्ति सारी की सारी स्टेट की फाइनेंशियल पावर को सेंटर को दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा। जो टैक्सेशन का बंटवारा है, जो आर्टिकल 280 हम देखते हैं, आर्टिकल 280 के माध्यम से हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट में करों का बंटवारा होगा, तो इन करों के बंटवारों को ये चाहे तो बढ़ा सकते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं या फिर शून्य कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे जो भी चीज़ हम खर्च करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ हम खर्च करते हैं ना बेसिकली, तो वो जो खर्च करते हैं बच्चा, उसमें टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स जो कलेक्ट करती है, कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को भी जाते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाते हैं उन टैक्सों में बाद में चल के आर्टिकल 280 के माध्यम से एक कमीशन है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या करता है, अपने हिसाब से करों को हर राज्य को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जिस राज्य की जनसंख्या जितनी है, एरिया जितनी है, उसके हिसाब से उस राज्य को पैसे केंद्र के द्वारा दिए जाते हैं। अब उस पैसे को 352 के दौरान या तो कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है और शून्य भी किया जा सकता है। ये सारी बातें यानी फाइनेंशियल जो प्रभाव हैं वो आर्टिकल 354 में लिखे हैं। अर्थात 352 के इफेक्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इफेक्ट 353 में है, लेकिन जो फाइनेंशियल इफेक्ट हैं 352 के वो क्या है, वो फाइनेंशियल इफेक्ट 354 में लिखे गए हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अर्थात आप कह सकते हो कि वित्तीय शक्ति पर पूर्ण अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट पर हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकती है। ये ध्यान रखिए। अब देखिए, ये जो भी देखो इमरजेंसी के दौरान जो भी फाइनेंशियल बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं, जो भी फाइनेंशियल बदलाव केंद्र सरकार ने किए हैं, वो सारे फाइनेंशियल बदलाव जो होंगे एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 2021 में अभी मान लीजिए वर्तमान में अगर इमरजेंसी लग जाता है तो कोई भी बदलाव जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कब तक लागू होंगे, तो आप कहोगे हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक
अभी ये महीना चल रहा है जून का, तो जून में अगर इमरजेंसी आती है और उसमें 354 का प्रयोग करके किसी स्टेट के फाइनेंशियल सिस्टम को इधर उधर किया जाता है, तो ये जो भी चेंज होगा ये चेंज 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इसका अर्थ यही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कह सकते हो कि कार्यकाल है, यानी मान लीजिए आपातकाल लगा है, उस आपातकाल के दौरान लोकसभा के टेन्योर को, लोकसभा का टेन्योर कितना होता है 5 ईयर, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है 5 ईयर। लेकिन इमरजेंसी के दौरान ध्यान रखिएगा, अगर हम चाहें तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए एक बार बढ़ा सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2019 में सरकार का 5 साल पूरा हो गया, होने वाला था, लेकिन आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गया। अभी सरकार का पूरा होने वाला था कार्यकाल, तो सरकार चाहे तो इसको 1 साल बढ़ा सकती है, यानी सरकार 2020 तक रहेगी। फिर चाहे तो सरकार 20 से आगे बढ़ा सकती है 2021। ऐसे करके सरकार निरंतर बढ़ाया जा सकती है, लेकिन अपने आप नहीं बढ़ाएगी। इमरजेंसी की सिचुएशन रहेगी तब, ठीक है ना, इमरजेंसी की सिचुएशन रहेगी तब बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हो आपातकाल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अभी लास्ट में जब हम पूरा तीनों समझ लेंगे तो आपातकाल के जुडिशियल रिव्यू के जो स्टेटस है उसको हम लोग समझेंगे, तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपातकाल का जुडिशियल रिव्यू क्या है, ठीक है ना। तो एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और एक एक करके अनलिमिटेड तक हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा तुरंत 6 महीने में क्या होंगे, चुनाव होंगे। अब एक चीज़ देखो, मान लो हम चुने गए 2015 से 20 के लिए, इमरजेंसी लगी 2016 में, तो अभी हमने कहा कि आपातकाल के समाप्ति के 6 महीने बाद चुनाव होंगे। तो ये मत सोच लेना कि 2016 में इमरजेंसी लगा, 2017 में इमरजेंसी खत्म हो गया तो जून 2018 में चुनाव होंगे, नहीं बच्चा, क्योंकि ऑलरेडी ये 20 तक चुनी गई है ना, तो इस समय चुनाव नहीं होंगे। कब चुनाव होंगे? अरे चुनाव तब होंगे जब 20 को इसने बढ़ाकर 2021 करा दिया, 1 साल बढ़ा दिया बिना चुनाव लड़े, तो 1 साल बढ़ा दिया, अब आपातकाल समाप्त हो गया तो 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे। अर्थात जो एडिशनल कार्यकाल बढ़ रहा है उस कार्यकाल के बढ़ने के बाद अगर आपातकाल समाप्त होता है तब 6 महीने के लिए क्या लगाया जाएगा, 6 महीने बाद जो है चुनाव होंगे और जो भी इलेक्ट हो जाएगा सरकार बनेगी। तो ये रहा 352 की सारी कहानी, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अब इसके बाद से हम आते हैं 352 में इफेक्ट 2 चीज़ों पर और पड़ते हैं। 352 का एक इफेक्ट 358 में है और एक इफेक्ट 359 में है। जरा समझ लेते हैं कि मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव है, यानी 352 का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा इसको भी तो देखें। तो 352 का फंडामेंटल राइट पर प्रभाव, इसके लिए 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 358 और एक है 359। आर्टिकल 358 क्या कहता है? कहता है कि देखो, अगर 2 कंडीशन के आधार पर, यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण, इन 2 आधार पर अगर आपातकाल लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखें, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण इन 2 ग्राउंड पर आपातकाल लगता है तो अपने आप बिना कुछ किए अपने आप आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, ये ध्यान रखेगा, खत्म नहीं होगा, सस्पेंड होगा, बस निलंबित हो जाएगा कुछ देर के लिए। अब एक काम कीजिएगा, आप आर्टिकल 19 का ABCDEFGH जो भी है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आर्टिकल 19 ABCDEFGH में क्या है, ज़रा निकलेगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 19 खासकर बोलने की स्वतंत्रता को रोकी जाती है, हर चीज़ आने जाने की स्वतंत्रता सब है इसी में, पीसफुली कलेक्ट होने का अधिकार सब इसमें है। तो एक बार जरूर इसको देखिएगा आर्टिकल 19 को। तो कह रहा है अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर 352 लगा है तो अपने आप आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आंतरिक अशांति जो बाद में चल के सशस्त्र विद्रोह हो गया उस आधार पर 352 लगा है तो राष्ट्रपति चाहे तो 19 को ख़त्म कर सकती है और अगर राष्ट्रपति चाहे तो 19 को ख़त्म नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण पर लगा है तो राष्ट्रपति के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा, अपने आप 352 जैसे लगा आर्टिकल 19 सस्पेंड। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह पर लगा है
आर्म रिवोल्ट पे लगा है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति चाहेगा तो 19 को सस्पेंड कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो 19 को सस्पेंड नहीं भी कर सकता। एक और चीज़ ध्यान रखें, भले ही इमरजेंसी पूरे देश पर लगा हो या किसी एक पार्ट पर लगा हो, ठीक है ना, किसी एक पार्ट पर लगा हो या पूरे देश में लगा हो, आर्टिकल 19 तुरंत सस्पेंड हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 तुरंत सस्पेंड हो जाता है जैसे ही अगर आपातकाल लगता है, चाहे भारत के 352 लगता है, चाहे भारत के किसी एक हिस्से पर, चाहे भारत के संपूर्ण हिस्से पर, तो 352 जैसे ही लगेगा आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिएगा, अब कई लोग कहेंगे कि आर्टिकल 19 जो सस्पेंड होगा तो अगर उस दौरान हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो क्या होगा? बच्चा, आर्टिकल 19 या किसी भी मूल अधिकार का में खासकर आप ध्यान रखिएगा, अभी 359 भी हम लोग पढ़ेंगे, आप आर्टिकल 19 का हर्जाना नहीं मांग सकते, आप उसकी रेमेडी नहीं मांग सकते, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। आप ऐसा भी नहीं है कि जब आपातकाल है तब तक तो कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये नहीं कि आपातकाल के दौरान जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हमारे साथ हुआ है उसको हम आपातकाल की समाप्ति के बाद चैलेंज करें, नहीं किया जा सकता। यानी आपातकाल के दौरान किए हुए, आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट में जो भी वायलेशन हुए हैं उन वायलेशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी रेमेडी नहीं प्राप्त की जा सकती, उसकी कोई भी मुआवजा नहीं दिया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट के द्वारा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ना तो आप आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर कोर्ट जा सकते हो, ना तो आपातकाल के बाद, ये ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से मनाइए। एक चीज़ और, आर्टिकल 359 में क्या है? 359 कहता है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है, राष्ट्रपति को लगता है तो आर्टिकल 19 के साथ, क्योंकि 358 में तो आर्टिकल 19 को लगा था, आर्टिकल 19 के साथ आर्टिकल 20, 21 को छोड़कर, यानी आर्टिकल 20 और 21, एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे आसमान उलट जाए, पलट जाए, सरकार, पृथ्वी सब गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आर्टिकल 20 और 21 से को हमसे छीना नहीं जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 हमेशा सदैव बने रहते हैं, इनको कोई नहीं छीन सकता, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आर्टिकल 19 तो 358 में ही चला गया, लेकिन आर्टिकल 359 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है तो आर्टिकल 19 के साथ अन्य सभी फंडामेंटल राइट के जो इन्फोर्सेबल का अधिकार है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अर्थात आर्टिकल 19 के साथ साथ सभी जो फंडामेंटल राइट हैं उन सभी को सस्पेंड किया जा सकता है, सिवाय आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो किसी भी ऑफेंस में कन्विक्शन अगर आपको किया जा रहा है तो जो संरक्षण प्राप्त है वो आपको आर्टिकल 20 में मिलता है, और आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ देता है। तो इन दोनों को आपसे नहीं छीना जाएगा, बाकी किसी भी फंडामेंटल राइट को आपसे छीना जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये फंडामेंटल राइट जो है ना, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, किसी एक पार्ट में भी अगर लगा हो 352 या पूरे भारत में भी 352 लगा हो, दोनों कंडीशन में ये आपसे छीना जा सकता है, ये ध्यान रखिए। 352 को दोनों कंडीशन में छीना जा सकता है, चाहे भारत के किसी एक भाग पर लगा हो या फिर भारत के संपूर्ण भाग पर लगा हो। एक चीज़ ध्यान रखना, मूल अधिकार पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते, बस मूल अधिकारों का जो इन्फोर्स करने का जो राइट होता है, आर्टिकल 32 देता है हमको, वो राइट बस हमसे छीन ली जाती है, ठीक है ना। वो आखिर मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा अपने आप फंडामेंटल राइट जीवित हो जाएंगे। जब तक आपातकाल चलेगा राष्ट्रपति जिन जिन फंडामेंटल राइट को रोका है वो नहीं मिलेंगे, और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा राष्ट्रपति कहे या ना कहे अपने आप फंडामेंटल राइट जीवित हो जाएंगे। और आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का आप कहीं से भी रेमेडी या उपचार नहीं प्राप्त कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आपातकाल के दौरान या फिर आपातकाल के बाद भी अगर आपातकाल में हुए आपके फंडामेंटल राइट वायलेशन को आप चैलेंज करते हो तो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 300, आर्टिकल 355, ये ध्यान रखिए, आर्टिकल 355। और आर्टिकल 355 ये ग्राउंड तैयार करता है राज्यों के बारे में, कहता है कि संघ का जो कर्तव्य होगा, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी हमारी, उसका ये कर्तव्य होगा कि वो राज्यों की रक्षा करे, ये ध्यान रखेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कर्तव्य होगा कि वो राज्यों की रक्षा करे।
तो राज्यों की रक्षा करेगा, राज्यों की रक्षा करेगा, ये ध्यान रखेगा। तो जब रक्षा करेगा तो ये केंद्र का कर्तव्य है। तो इसीलिए बाह्य आक्रमण वगैरह होता है तो हम लोग इमरजेंसी लगा देते हैं, क्योंकि भैया डिफेंस स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी ना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है ना, तो इसलिए वो करता है। तो ये हमारा 352 उसका प्रकार कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे हटेगा, क्या इफेक्ट है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल, फिर फंडामेंटल पर क्या इम्पैक्ट करेंगे, ये सारी बातें हो चुकी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 356 की। 356 जहाँ तक कि 356 में इस्तेमाल क्या किया गया है, संवैधानिक तंत्रों की विफलता। देखो एक चीज़ थोड़ा मुझे अभी जस्ट याद आया है। देखो जो 352 है ना राष्ट्रीय आपातकाल, वो राष्ट्रीय आपातकाल को दो प्रकार में बांटा गया है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण और युद्ध पे होता है, यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर होता है, तो उसको हम कहते हैं जो है आउटर इमरजेंसी, यानी बाह्य आपातकाल। और जब इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है तो उसको हम कहते हैं आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है ना। इंटरनल इमरजेंसी जब 352 जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगे, आर्म रिवोल्ट के आधार पर लगे, और आउटर इमरजेंसी यानी बाह्य आपातकाल जब इमरजेंसी कब लगे, जब इमरजेंसी आप कह दोगे कि युद्ध और बाह्य आक्रमण यानी वॉर और आउटर इन्वेजन के आधार पर लगे, तो उसको हम आउटर इमरजेंसी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब 356 में इस्तेमाल किया गया है संवैधानिक तंत्रों की विफलता, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी स्टेटस है या फिर सिस्टम है स्टेट में, उसकी विफलता की बात कर रहा है। ठीक है ना। आर्टिकल 356 को लगाने के दो आधार हैं। आधार तो एक यही खुद कहता है कि भैया संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, पहला, और दूसरा आर्टिकल 365 में दिया गया है, यानी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है इसके लगाने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर फर्स्ट जो आर्टिकल 356 में दिया गया है, तरीका नंबर फर्स्ट जो आर्टिकल 356 में दिया गया है, और तरीका नंबर जो सेकंड है वो जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 365 में दिया गया है। तरीका नंबर सेकंड क्या डील करता है, तरीका नंबर सेकंड ये कहता है कि देखो कि जितने भी राज्य होंगे ना, वो केंद्र के द्वारा यानी सेंटर के द्वारा दिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी आदेश होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर होंगे, उनको मानना पड़ेगा उनको। यानी जो भी केंद्र के द्वारा प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं स्टेट को, उनको वो मानना पड़ेगा। और अगर वो मानते नहीं हैं, अर्थात वायलेशन ऑफ द सेंट्रल निर्देश, केंद्रीय निर्देशों को, जो सेंट्रल जो भी गाइडलाइन दी गई हैं, उन गाइडलाइनों की क्या हो रही है, अवहेलना या फिर वायलेशन हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। दो ग्राउंड है, अगर उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, अर्थात संवैधानिक तंत्रों की विफलता हो गई है, और अगर सेंटर के दिए गए किसी आदेश की अवहेलना हो रही है, सेंटर के दिए गए किसी ऑर्डर की जो वायलेशन हो रही है, इन दो आधारों पर राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में इम्पोज किया जा सकता है। ये ध्यान रखेगा, राष्ट्रपति शासन का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है संवैधानिक तंत्रों की विफलता। एक और चीज़ ध्यान रखना है, इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, संवैधानिक आपातकाल, या फिर इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है, कब से संतुष्ट है, या तो गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर, जैसे गवर्नर ने रिपोर्ट बना के दिया कि साहब यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, संवैधानिक तंत्र की विफलता है, और प्लस ये सेंटर के गाइड को नहीं माने हैं। क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल दो दोहरी भूमिका में होता है। राज्यपाल एक तो स्टेट का, राज्य का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, और एक तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर प्रेसिडेंट का आप कह सकते हो एजेंट होता है, प्रेसिडेंट के प्लीजर पे काम करता है, राष्ट्रपति के आप प्रसाद पर्यंत काम करता है, इसलिए उसकी दोनों कर्तव्य बनते हैं। तो इसलिए अगर राष्ट्रपति गवर्नर के
रिपोर्ट के आधार पर या बिना गवर्नर के, अगर राष्ट्रपति चाहे तो बिना गवर्नर के रिपोर्ट के आधार पर भी क्या कर सकता है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्रों की विफलता पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी वहाँ पर सिस्टम है उसका जो विफलता हो रहा है, फेलियर हो गया है, और अगर सेंटर के गाइडलाइन को स्टेट ने फॉलो नहीं किया है तो इन दोनों आधार पर राष्ट्रपति शासन को किसी स्टेट में इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसको इम्पोज कर दिए तो क्या होगा बच्चा, एक चीज़ ध्यान रखेगा, अगर हमने इसको इम्पोज कर दिया, यानी राष्ट्रपति ने इसको इम्पोज कर दिया, तो इसको हम कैसे पास करेंगे। जैसे वहाँ पर था, वहाँ पर क्या था बच्चा, तो वहाँ पर था, हमने देखा था कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और प्लस 1 महीना चाहिए था। यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर 2 महीने थे, वहाँ पर 1 महीने था, यहाँ पर 2 महीना, अर्थात अगर प्रेसिडेंट ने 356 लगा दिया तो उसको 2 महीने तक रेक्टिफाई या फिर अनुमोदित किया जा सकता है। 2 महीने के अंतर्गत अगर उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है, अनुमोदित कर दिया गया है तो वो लागू हो जाएगा। अगर 2 महीने के अंतर्गत उसको रेक्टिफाई नहीं किया गया है, लागू नहीं किया गया है, तो वह क्या होगा, लागू नहीं होगा। सेम कंडीशन ये भी लग चलता है, अगर मान लीजिए 2 महीने के दौरान, 2 महीने में पास करना था, 2 महीने के दौरान लोकसभा भंग हो गई, 2 महीने के दौरान लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई, तो अगर राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया, जैसे 352 को पास किया था, राज्यसभा ने प्रस्ताव को पास कर दिया, तो नई लोकसभा के गठन के कितने दिन, 30 दिन के अंतर्गत उसको पास करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर 356 लगा है और बिना लोकसभा में पास हुए राज्यसभा ने उसको पास कर दिया है, 2 महीने के अंतर्गत बिना लोकसभा के पास हुए लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो उस केस में जो नई लोकसभा इलेक्ट होकर आएगी उसको 30 दिन के अंतर्गत, हाँ 30 दिन, 2 महीने नहीं है, 30 दिन के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, 356 के प्रस्ताव को सिंपल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। अगर पास कर दिया तो इमरजेंसी कितने दिन के लिए लगेगा, 6 महीने के लिए लगेगा। अगर पास नहीं किया तो इमरजेंसी 352 में समाप्त हो जाएगा, 356 समाप्त हो जाएगा। अर्थात अगर पास कर दिया तो 6 महीने के लिए 356 लागू होगा, और अगर पास नहीं किया तो तुरंत बाय डिफ़ॉल्ट 356 समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखें। जैसे उधर हमने देखा था कि 6-6 महीने करके हम कितने भी साल बढ़ा सकते हैं, वैसे ही इसको ध्यान रखेगा, इसको 6-6 महीने करके अधिकतम 3 ईयर हम रख सकते हैं, 3 साल इसको रख सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अपवाद के स्वरूप वहाँ पर ज़्यादा लगाया, जैसे पंजाब, उसमें लगातार 5 साल लगाया गया है। तो कुछ अगर सिचुएशन ख़राब चलती है तो एक्सेप्शन के रूप में उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और चीज़ ध्यान रखेगा, ये 6-6 महीने करके 3 साल तो है, लेकिन इसको और कम करने के लिए ये कहा गया है कि कभी भी आपातकाल 1 साल से अधिक, कभी भी आपातकाल 1 साल से अधिक अगर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, अगर आप कभी भी आपातकाल यानी 356, अगर कभी भी 356 किसी स्टेट में, ये किसी स्टेट में होता है, आप जानते हो किसी राज्य में लगाया जाएगा, तो अगर 356 किसी स्टेट में आपने लगाया है और उस स्टेट में लगा के आप 6 महीने के लिए कर लिए, 6 महीने बाद फिर कर लिए, अब फिर आप 1 साल हो गया, फिर भी आप बढ़ा रहे हो, तो जब 1 साल से ज़्यादा आपातकाल 356 किसी राज्य में लगाया जाता है तो इसके सिर्फ 2 कंडीशन होते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर किसी भारत के किसी भी देश के किसी भी हिस्से पर 352 लगा है, अगर भारत के किसी भी हिस्से में 352 लगा है तो 1 साल से ज़्यादा 356 किसी राज्य में हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर 352 कहीं लगा है, अगर 352 कहीं लगा है तो ध्यान रखिएगा 356 1 साल से ज़्यादा लगाया जा सकता है। और दूसरा, अगर ये नहीं है तो अगर इलेक्शन कमीशन कह देती है, अगर इलेक्शन कमीशन कह देती है कि देखो भैया हम चुनाव नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना, चुनाव नहीं करा पाएंगे, दुविधा है, तो भी वहाँ पर 1 साल से बढ़ाया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर में पहली कंडीशन तो नहीं है 352 वाली, लेकिन ये कंडीशन है, चुनाव आयोग कहता है कि हम अभी चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि स्थिति गंभीर है, आतंकवादी घटनाएं अगर चल रही हैं, कहीं पर ब्लास्ट हो गया तो लोग की मृत्यु होगी, जो नहीं हम चाहते, इसलिए थोड़ा बाद में हम इसको करेंगे। तो वहाँ पर अभी भी गवर्नर रूल चल रहा है, आप जानते हो। तो देखो 6-6 महीने कर 3 साल अधिकतम, लेकिन इसमें भी अगर 1 साल से अधिक हमको लगाना है 356 तो 2 कंडीशन, अगर कहीं 352 लगा है और अगर
इलेक्शन कमीशन कह देती है कि हम चुनाव नहीं करा पाएंगे, तो इस मामले में आप ध्यान रखिएगा कि 356 को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और चीज़ ध्यान रखना आपको कि 356 को कभी भी राष्ट्रपति वापस ले सकता है, जैसे 352 को ले सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके प्रभाव की बात करें हम, इसके प्रभाव की 356 के प्रभाव की, तो ये कहता है कि जो कार्यपालिका प्रभाव होगा, यानी जो 356 का एग्जीक्यूटिव प्रभाव होगा, इस प्रभाव में ये कहा जाता है कि जो भी राज्य के एग्जीक्यूटिव जो पावर होंगे, ठीक है ना, वो सभी राष्ट्रपति के पास आ जाएंगे। तो राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं से और चाहे तो उसका एजेंट ऑलरेडी राज्य में होता है, गवर्नर, उसके माध्यम से सारे एग्जीक्यूटिव कार्य करा सकती है। अब यहाँ पर देखो, बात को समझो, आपातकाल और बिना आपातकाल में गवर्नर का क्या रोल है। जब आपातकाल नहीं होता है तो गवर्नर सरकार जो बनी रहती है राज्य की, उसके रिकमेंडेशन से काम करता है, उसके हेल्प से काम करता है। जब आपातकाल यानी 356 लग जाएगा ना, तो वो हेल्प से काम नहीं करेगा, उनकी रिकमेंडेशन नहीं मानेगा, वो रिकमेंडेशन मानेगा जो प्रेसिडेंट उसको बोलेगा, ठीक है ना। तो यही अंतर होता है। सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं, और प्रेसिडेंट चाहे तो स्वयं से करे या फिर उसके ऑलरेडी उस राज्य में उसका गवर्नर होता ही है, तो वो उसके माध्यम से उस राज्य का काम धाम जो है देख सकता है। ये ध्यान रखेगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है 356 के वक्त, ये ध्यान रखेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 356 के तहत भंग नहीं होती है, लैप्स नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं होती है। 356 के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद, वो सस्पेंड हो जाती है। मतलब जब तक 356 लगेगा तुम नहीं काम करोगे, गवर्नर करेगा। जैसे ही 356 खत्म, अब मंत्री जो कहेंगे वो गवर्नर करेगा। यही अंतर है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, अगर हम विधायिका की बात करें, ठीक है ना, विधायिका की बात करें, यानी लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है 356 का, तो आप कह दोगे कि विधायिका जो होती है, यानी विधायिका में अगर हम देखें, लेजिस्लेटिव अगर हम चेंज देखें, इफेक्ट देखें, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो, यानी प्रेसिडेंट राज्य के विधानमंडल की शक्ति को संसद को दे देता है। अर्थात जो राष्ट्रपति होगा वह स्टेट गवर्नमेंट के लॉ बनाने की पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है या फिर पार्लियामेंट को दे देता है। अर्थात जो स्टेट गवर्नमेंट के लॉ बनाने की जो पावर होती है उस, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो इस समय सस्पेंड चल रहा है, तो लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ये ध्यान रखिए। तो लॉ बनाने के लिए वैसे तो प्रेसिडेंट है, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट का काम थोड़ी नहीं है, प्रेसिडेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट को दे देगा। तो पार्लियामेंट लॉ को बना के देगी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट गवर्नर को देगा, गवर्नर अपना काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा। इस दौरान 356 के दौरान स्टेट की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, वो कोई भी लॉ नहीं बना सकती। ये ध्यान रख सके। राष्ट्रपति पहले सिर्फ सेंटर लिस्ट पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, अब राष्ट्रपति स्टेट लिस्ट पर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से जो भी पैसा ट्रांसफर होगा वो सब प्रेसिडेंट की निगरानी में होगा, यानी राष्ट्रपति के माध्यम से ही होगा। राज्य का जो भी पैसा इधर उधर ट्रांसफर होगा वो सब राज्य प्रेसिडेंट ही करेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इमरजेंसी के दौरान यानी 356 के दौरान स्टेट में 356 के दौरान स्टेट में कोई कानून बन रहा है, 356 के दौरान स्टेट में कोई कानून बन रहा है, 356 के दौरान अगर स्टेट में कोई कानून बन रहा है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि वो कानून इमरजेंसी के समाप्त होने के बाद भी वैलिड रहता है। जैसे वहाँ देखो 352 के दौरान हमने क्या बताया कि अगर 352 के ड्यूरेशन में अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो वो लॉ किसी स्टेट में तब तक लागू होगा जब तक इमरजेंसी चलेगा। जैसे ही इमरजेंसी समाप्त होगा उसके 6 महीने बाद वो लॉ भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर 356 लगा है और 356 में लॉ बनाया गया है, 356 लगा है और 356 के ड्यूरेशन में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है स्टेट लिस्ट पर, तो वो लॉ इमरजेंसी 356 के दौरान तो लागू ही रहेगा, 356 के बाद भी तब तक लागू रहेगा जब तक जो विधानमंडल है यानी जो मंत्रिपरिषद है वो उस कानून को समाप्त न कर दे। वहाँ पर 6 महीने का बार था, यहाँ पर 6 महीने का बार नहीं है। अर्थात अगर विधानमंडल चाहती है कि ये कानून कैरी रहे, चलता रहे, तो विधानमंडल कुछ न करे, कानून चलता रहेगा। अगर विधानमंडल चाहती है कि कानून न रहे तो विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करके उस कानून को समाप्त कर सकती है। ये ध्यान रखें।
इसके साथ साथ और ध्यान रखना है 356 के दौरान कभी भी हाई कोर्ट के पावर को कम नहीं किया जा सकता है, यानी हाई कोर्ट के पावर को कम नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखेगा। उसके साथ साथ पहली बार 356 का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था, ये भी ध्यान रखेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग कह सकते हो कि 9 बार इसका प्रयोग किया गया है, पंजाब में लगभग 8 बार प्रयोग किया गया है, केरला में लगभग 9 बार इसका प्रयोग किया गया है। तो लगभग ये मैक्सिमम राज्य है, यानी केरल यूपी में 9 बार प्रयोग और पंजाब में 8 बार प्रयोग किया गया है। और अभी भी आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर में ऐसा चल रहा है मामला। इसके साथ साथ अगर देखा जाए पहली बार जो है पंजाब में लगा था, एक्सेप्शन भी हमने 3 साल का जो बताया वो पंजाब का ही बताया था, 5 साल लगातार, ये ध्यान रखेगा अच्छे से, ठीक है ना, 356 के दौरान। अब देखो, अब एक प्रश्न उठता है, कुछ प्रश्न हैं जिनको जरा हम लोग समझें तो थोड़ा ये हमको 356 और 57 इन सब की जो है प्रासंगिकता को हम लोग देखेंगे। एक चीज़ और देखिएगा, ये जितनी भी बातें हमने बताई कि 356 का इम्पैक्ट क्या क्या है, विधायी का जो बताया हमने वो सब आर्टिकल 357 के पार्ट है, जो अभी तक पहले हमने बताया वो सब आर्टिकल 357 के पार्ट हैं, तो वो भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, अब मुद्दा ये बनता है कि जुडिशियल रिव्यू इसकी हो सकती है कि नहीं हो सकती, मतलब न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं समीक्षा हो सकती है, ये ध्यान रखते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा बात करते हैं एक डिटेल वे में, और इसमें थोड़ी कुछ मैटर देखते हैं जुडिशियल रिव्यू का, और अगर कोई केस भी है इसमें तो उस केस को भी देखते हैं न्यायिक समीक्षा में, और प्लस बाद में चल के सरकारिया आयोग ने क्या कहा, और उसके साथ साथ जो एक और बढ़िया सबसे फेमस केस आया था SR बम्बई का केस, उसने क्या कहा इमरजेंसी को लेकर, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। बाकी कुछ और चीज़ें नोट करके आप लिख सकते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि देखो जो अभी हम लोग देखेंगे वहाँ पर 360 उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़ पहला बात समझो, इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी प्रपोजल होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट यानी संसद में आएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आएंगे, अर्थात संसद में ही उस रिजोल्यूशन को पास किया जाएगा इमरजेंसी से रिलेटेड, पहला पॉइंट। दूसरा, एक आर्टिकल 108 है जो डील करता है ज्वाइंट सेशन को, संयुक्त बैठक कहते हैं। संयुक्त बैठक क्या होता है, जब कोई बिल एक हाउस में पास हो जाए और दूसरे हाउस में बहुत दिन से पेंडिंग है, एक कंडीशन ये, और या जब कोई बिल एक हाउस में पास हो जाए और दूसरे हाउस उसको पास ही न करे, तो इस कंट्रडिक्शन में क्या होता है कि दोनों हाउस के मेंबर को एक साथ बुला लिया जाता है और उस बिल को पास कर दिया जाता है। तो ये ज्वाइंट सिटिंग यानी लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठकर एक ही बार में कोई भी कानून पास कर दें। लेकिन क्या इमरजेंसी लाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग किया जा सकता है? तो आप कहोगे नहीं, इमरजेंसी को पास करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी को लाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं लाया जा सकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी को आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी को जो ज्वाइंट सिटिंग के अंतर्गत पास नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा में अगर बात किया जाए तो कहा जा सकता है कि जितने भी आपातकाल हैं उन सभी आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। चूँकि संशोधनों में बीच में चल के 38 और 42 में जो इमरजेंसी के प्रोविज़न, एक काम करेंगे हम, एक चीज़ देखिए मुझे लग रहा है कैसा करना चाहिए और आप भी ज़रूर बताइएगा। 38 संविधान संशोधन, 38 से पहले भी एक 24 है, 24, 38, 42, 44, इन संविधान संशोधनों पर एक प्रॉपर अलग वीडियो है, इसको समझने के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि ये प्रोविज़न आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मामले आए कैसे और चल कैसे रहे। तो इसलिए हमें लगता है कि इसका इस्तेमाल तो होना चाहिए, मुझे लग रहा है। तो अगर मुझे लग रहा है और क्या 100% लग रहा है कि ऐसा होना भी चाहिए, तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी काम करूँगा 100%, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपातकाल की न्यायिक समीक्षा हो सकती है,
क्योंकि मान लीजिए आपातकाल जबरदस्ती डाला गया, जल्दीबाजी में डाला गया, सत्ता को अपने मिसयूज करने के लिए बनाया गया है आपातकाल, तो उस कंडीशन में हमको जुडिशियल रिव्यू करना पड़ेगा। अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चा? न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि कोई भी सरकार अपने हिसाब से उसको लागू कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू 352, 356 की हो सकती है, ध्यान रखिए। एक और 6, एक सरकारिया कमीशन बना था और एक एसआर बम्बई केस हुआ था 1994 में। चलिए इन दोनों को देखते हैं। सरकारिया कमीशन जो था वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। सरकारिया कमीशन या आयोग लिखो, सरकारिया आयोग 1983, और एक तो एसआर बम्बई केस और 1994 और सरकारिया का, ये सरकारिया आयोग ये ध्यान रखेगा सेंटर स्टेट के रिलेशन से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। और ये जो एसआर बम्बई है ये कहता है कि हाउ टू यूज 356 इन बेटर वे, यानी 356 को अच्छे वे में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। और ये कहता है, सरकारी आयोग कहता है कि केंद्र और राज्य के संबंध को बनाए रखने के लिए 356 कितना घातक है। और इसने कहा कि 356 की वजह से केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बहुत ही बेकार हो जाते, खराब हो जाते संबंध। केंद्र राज्य को संबंध अगर करना है तो हमको 356 का बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए। और बी.आर. अम्बेडकर ने भी कहा था कि ये डेड पत्र के जैसा इस्तेमाल होना चाहिए, मृत पत्र होना चाहिए। और मैंने बताया था कल की कामत ने कहा था कि बी.आर. अम्बेडकर तो चले गए लेकिन 356 अभी भी अलाइव है, यानी ये भी अभी भी लागू है। तो अर्थात इसका बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम पर ज़्यादा बल दिया जाता है, संघीय ढांचों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ना कि एकात्मक पर। आपको पता होगा कि जब आपातकाल समाप्त हुआ था, आपातकाल जब समाप्त हुआ था 77 में इंदिरा गांधी वाला, तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो कांग्रेस के जितने भी सरकार थे जो कांग्रेस के शासित सरकार थे, उन सभी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है ना। और जब बाद में चल के 80 में कांग्रेस जीत के आई तो कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों की सरकार जहाँ जहाँ थी उनको बर्खास्त कर दिया, समझ रहे ना, 356 के आधार पर। यानी बहुत ही घोर रूप से मिसयूज हो रहा था। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का जो कोलैप्स किया जा रहा था तो उस समय बीजेपी के जितने भी शासित सरकारें थी उनको भी रोक दिया गया था। तो कभी कभी देखा जाता है कि राज्य जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, उस अगर राज्य के किसी राज्य में डिफरेंट टाइप की कोई गवर्नमेंट है तो उसको काउंटर करने के लिए भी 356 का मिसयूज कर दिया जाता है। तो ये सरकारिया कमीशन और बाद में चल के जो एसआर बम्बई का केस है, ये भी यही करते हैं कि क्यों आप लोग मिसयूज ना करिए। आप ये सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट की लड़ाई को सॉल्व करने के लिए नहीं है कि अगर स्टेट ने कुछ भी कुछ बोला तो 356 लगा के बवाल खत्म कर दो। आज ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में इतनी ठान बान चल रही है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट 356 लगा रही है क्या? नहीं लगा रही है, क्योंकि इससे किरकिरी होगी ना, कोर्ट के आदेश का वायलेशन होगा। क्योंकि भैया आप इस आधार पर नहीं लगा सकते कि वो आपकी विपक्ष की सरकार है, हमारी पक्ष की सरकार है, तो हम उसको हटा दें। क्योंकि विपक्ष की सरकार 77 में, 80 में, 92 में ऐसा हो चुका है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारें थीं उनके अगेंस्ट में जो भी स्टेट गवर्नमेंट में राज्य सरकारें थीं, उन सब की राज्य सरकार जो विपक्षियों की थी उनको भंग कर दिया गया। तो ये गलत है, ये मिसयूज़ है, संवैधानिक तंत्र की विफलता आप कर रहे हो, तो ये मिसयूज़ है इसका, सरकार को गिराना। तो इसलिए ये दोनों का, यानी एसआर बम्बई केस और सरकारिया आयोग का, इन दोनों का कहना है कि भैया आप कैसे 356 का प्रयोग अच्छे वे में कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया, दो तीन है, मैं आपको समझा रहा हूँ, दोनों में ध्यान रखिएगा। सरकारी आयोग का ईयर ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि देखो कब
कब अच्छे वजह से आप प्रयोग करोगे, यानी कब 356 का यूज जो है वो बढ़िया है, अच्छा है। तो इन्होंने कहा कि अगर हंग असेंबली हो रही है, यानी त्रिशंकु, अगर मान लीजिए हंग असेंबली हो रही है, त्रिशंकु विधानसभा हो रही है, त्रिशंकु मान लीजिए जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में किसी भी पार्टी को ज़्यादा बहुमत नहीं आया और कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए राजी नहीं है, सब एक दूसरे के घोर विरोधी, ना तो कोई गठबंधन करना चाहता है और ना ही किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला। तो इस केस में अगर आप 356 लगाते हो तो ये ठीक है, बढ़िया है, ये अच्छा कंडीशन माना जाएगा। जैसे आपको कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में दिख रहा होगा, जब महाराष्ट्र में जब उद्धव की सरकार नहीं थी उस समय कुछ समय के लिए गवर्नर रूल वहाँ पर लगाया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, क्योंकि वहाँ पर किसी भी पार्टी को, अब चूँकि बीजेपी और जो शिवसेना का गठबंधन था उनको मिला तो था मेजॉरिटी, लेकिन दोनों अलग हो गए तो मेजॉरिटी खत्म हो गई, तो वहाँ पर लगाओ तो ठीक है। अगर इन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई सरकार चल रही है और उसने त्यागपत्र दे दिया, कोई सरकार चल रही है करंट में और उसने रेजिग्नेशन दे दिया और रेजिग्नेशन के बाद कोई सरकार बनाने के लिए राजी नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा राजी, तो उस केस में भी आप 356 का प्रयोग करिए, अच्छा है, ये बढ़िया स्टेप होगा। यानी अगर सरकार जो चल रही है वो त्यागपत्र दे दे और कोई नया सरकार बनाने के लिए राजी ही ना हो तो 356 लगाइए, बढ़िया है, ये अच्छा कंडीशन है। फिर इन्होंने कहा तीसरा कि अगर कोई राज्य संवैधानिक निर्देश को नहीं फॉलो कर रहा है, संवैधानिक निर्देश ना कि सरकार का निर्देश, संवैधानिक निर्देश मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिए स्टेट को और वो नहीं फॉलो कर रहा है, तो उस केस में उसको बर्खास्त करिए, 356 लगाइए तो सही है, अन्यथा सही नहीं है। एक और चीज़ कहा, जैसे मान लीजिए कोई राज्यपाल है, ठीक, और कहीं इलेक्शन हुआ और मान लीजिए 100 सीटें थी, सरकार बनाने के लिए मान लीजिए 51 चाहिए। अब किसी एक गठबंधन के पास या किसी एक पार्टी के पास, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास 40 सीटें थी, एक के पास 20 थी और एक के पास 30 थी, एक के पास 30 थी, 30 60 और एक के पास 40 थी। और गवर्नर ने देख लिया कि अरे ये तो हंग असेंबली हो गया, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो गवर्नर किसी को अप्रोच ही ना करे और डायरेक्ट 356 लगा दे, तो ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, ये गलत रास्ता है। गवर्नर को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सरकार बन सके और फाइनल अगर सरकार नहीं बनता है तब 356 लगाए। गवर्नर को जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाना चाहिए, उसको कहिए कि आप सरकार बनाइए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसों में कहा है कि जरूरी नहीं कि जिस वक्त आप सरकार बनाएं उसी समय आप मेजॉरिटी को प्रूव करें, आप मेजॉरिटी बाद में भी प्रूव कर सकते हो। आपको एक महीने का 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, 30 दिन के अंतर्गत अगर आप मेजॉरिटी प्रूव कर दोगे तो काम हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा BS येदियुरप्पा की सरकार कर्नाटक में, उन्होंने बाद में चल के त्यागपत्र दे दिया था। महाराष्ट्र में ही रातों रात सुबह सुबह बहुत ही भोर में देवेंद्र फडणवीस को CM की कुर्सी दे दी गई थी, लेकिन CM फ्लोर टेस्ट करने से पहले ही उनको क्या करना पड़ा है? त्याग करना पड़ा। तो जो बड़ी गठबंधन है या फिर जो बड़ी पार्टी है उसको आप क्या कर सकते हो? उसको आप दे सकते हो, आप उनसे बात करिए कि आप सरकार बनाइए। अगर वो बाद में रिफ्यूज कर देते हैं, जब कोई साधन नहीं बनता है, तब आप 356 लगाइए। पहले हर प्रकार के साम दाम दंड भेद लगाइए कि सरकार वहाँ बन जाए, अगर नहीं बनती है तो आप करिए। एक और चीज़, मान लीजिए एक 40 वाली सर्क पार्टी है, एक 30 विधायक वाली पार्टी है, तो आपने 40 वाले को ना बुलाया, 30 वाले को बुला के सरकार बनवा दिया, तो ये भी कोड, चूंकि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो 30 वाले को भी बुला कर सरकार बनवा सकता है अगर रीजनेबल कंडीशन दे, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, ये इथिक्स के खिलाफ होगा। जो 40 है उसको आप बुलाइए। तो इस प्रकार, और जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में ही
बात चल रही कि जब अघाड़ी जो दल बनेगा यानी शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगी और बीजेपी अलग से थी, सबसे ज़्यादा सीटें तो बीजेपी को मिली थी, तो उधर बातचीत चल रही थी गठबंधन की, लेकिन राज्यपाल ने क्या कर दिया, राज्यपाल ने इन अघाड़ी दल को न बुलाकर क्या नाम है उनको कर दिया, देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दिया। तो कहा गया अरे आपने कैसे कर दिया, तो आप राज्यपाल ने क्या कहा कि ये जो कोएलिशन बना है, गठबंधन बना है, ये चुनाव के बाद बना है। अगर चुनाव के पहले गठबंधन बना होता और गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिली होती तब मैं इनको बुलाता, लेकिन ये तो बाद में बने ना, चुनाव के बाद बना है। चुनाव के बाद में बने गठबंधन को इसलिए मैं बाद में बुला रहा हूँ क्योंकि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है चुनाव में उसको मैं पहले बुला रहा हूँ। तो ये कुछ लूप होल हैं जिसका प्रयोग 356 के माध्यम से और प्लस किसी भी राज्य में सरकार बनाने के किया जाता है। तो आप इनको मैंने समझाया, आपको ध्यान रखें कब बेस्ट रहेगा 356 का प्रयोग। अगर हंग असेंबली है, त्रिशंकु विधानसभा है, या फिर जो करंट गवर्नमेंट है वो उसने क्या कर दिया है, त्याग पत्र दे दिया है, तो इस केस में भी, और अगर संवैधानिक निर्दोष का पालन नहीं हो रहा है तो इस केस में भी आप 356 लगा सकते हो। ये बढ़िया कैंडिडेट, ये बढ़िया जो है काम होगा। तो ये 356 थे और 356 के बहुत अच्छे तरीके से सीखा हमने। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी को। वित्तीय आपातकाल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, अर्थात वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, 356 का प्रयोग भारत में 100 बार से ज़्यादा किया जा चुका है। 352 का प्रयोग 3 बार ही हुआ है, लेकिन 356 का प्रयोग आज तक नहीं हुआ है, ये ध्यान रखें। 356 का प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। अगर देखो इसमें क्या है, कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, वित्तीय कह सकते हो कि ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें फाइनेंशियल बहुत ही जोखिम चल रहा है या फिर देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है ना। तो राष्ट्र कौन इसको डिक्लेयर कौन करेगा, बाई प्रेसिडेंट। ठीक, इसको पास कितने दिन में किया जाएगा, जैसे हमने देखा था कि 352 को पास करने के लिए 30 दिन, 356 को पास करने के लिए 2 महीना और 360 को भी पास करने के लिए कितना महीना, तो आप कहोगे 2 महीना। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है इमरजेंसी, ये पूरे भारत पर इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, इसलिए इनके लिए टाइम ज़्यादा दिया गया है, जबकि 352 पूरे भारत पर इम्पैक्ट डालता है, इसलिए उसको कम समय दिया गया है, ये ध्यान रखें। ठीक है ना। यानी इसको भी अनुमोदित कितने साल के लिए, 2 महीने के लिए। अब एक चीज़ समझो, 2 महीने में इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था कि अगर एक बार 352 आपने लगाया तो 6 महीना लगेगा, 6 महीना करके आप अनलिमिटेड साल लगाइए। एक बार 356 लगेगा तो 6 महीना करके आप 3 साल जा सकते हो मैक्सिमम। एक राज्य एक्सेप्शन है पंजाब, लेकिन एक और चीज़ मैंने बताया था कि अगर 356 जो हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना, 356 जो लगा रहे हैं हम, तो अगर 1 साल से ज़्यादा हमको बढ़ाना है तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट कि कहीं भारत में कहीं एक हिस्से पर 352 लगा हो, और दूसरा कंडीशन है कि भारत के किसी कहीं हिस्से पर 352 लगा हो, और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि मैं चुनाव कराने के इस समय मूड में नहीं हूँ, तो इस कंडीशन में ये काम हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट ने पास कर दिया यहाँ पर 2 महीने में, तो अर्थात मैक्सिमम 356 3 वर्ष और 352 कितना भी वर्ष 6 महीने करके, लेकिन इसका क्या है, कोई टाइम नहीं, अनलिमिटेड है। यानी जब तक गवर्नर इसको गवर्नर कह रहे, जब तक प्रेसिडेंट इसको वापस न ले ले, जब तक प्रेसिडेंट इसको वापस न ले तब तक ये लागू रहेगा। यानी 360 की कोई टाइम नहीं है, ये कभी भी लागू रह सकता है। कब तक लागू रहेगा, जब तक आप कह सकते हो कि इसको वापस न लिया जा सके। अगेन राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है, ये ध्यान रखेगा। जैसे 352 में हमने देखा था कि उसको पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी। 356 को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी, और इसको पास करने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, अर्थात साधारण जो बहुमत होता है इसके माध्यम से हम इसको पास करते हैं। एक और चीज़, अभी तक ये भारत में नहीं लागू हुआ है। 352, 356, 360
तीनों की जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक समीक्षा का अर्थ ये है कि जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक समीक्षा का अर्थ ये है कि आज जो हमारा जो आपातकाल लगा है वो आपातकाल कितना जेन्युइन है। अगर अच्छे कारणों पर लगा है तो उसको वैध करार दिया जा सकता है, और अगर इल्लीगल या फिर अवैध तरीके से 352, 356, 360 लगा है तो उसको न्यायपालिका हटा सकती है। जैसे 1975 में जो हुआ था वो कह सकते हो अवैध तरीके से 352 का प्रयोग हुआ था, लेकिन वो संविधान में ही लिखा गया था। तो संविधान में लिखा था आंतरिक अशांति, उसको सरकार ने अपने हिसाब से उसको परिभाषित करके लगाया था। अगर उसी कंडीशन में आज अगर 352 लगे तो सरकार हटाए या न हटाए, जो न्यायपालिका है वो उसको ज़रूर हटा देगी। तो न्यायपालिका किसी भी प्रपोजल को या फिर किसी भी रिजोल्यूशन को जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसको चेक एंड बैलेंस करना ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। न्यायिक समीक्षा कि क्या वो विधि के यानी जुडिशरी के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो वो वैलिड होगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो इनवैलिड होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब कुछ और इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। जैसे हमने देखा कि 352 के क्या क्या प्रभाव होते हैं, 356 के क्या प्रभाव होते हैं। 360 के बेसिकली प्रभाव बच्चा आपके फाइनेंशियल सिस्टम पर ही होता है, यानी इसका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। इसका मैक्सिमम जो इम्पैक्ट होता है वो आप कह सकते हो कि इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट आपका होता है, कह देंगे आप कि फाइनेंशियल सिस्टम पे। तो क्या होता है, कह सकते हो कि राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी स्कीम हैं, राज्य की जितनी भी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उन सब में कटौती की जा सकती है, कट किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी स्कीम को बंद भी किया जा सकता है, सर्विस है उसको बंद किया जा सकता है। इसके साथ साथ सेंटर और स्टेट के, ध्यान रखना, सेंटर और स्टेट के सभी अधिकारियों के, ध्यान रखिएगा, सभी अधिकारियों के सैलरी और अलाउंस में यानी वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। अर्थात सैलरी को भी कट किया जा सकता है, किसके माध्यम से, 360 के माध्यम से। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी मनी बिल होंगे, जितने भी फाइनेंशियल बिल होंगे, वो सभी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टेट 360 के दौरान अपने यहाँ बजट लाता है या फिर कोई फाइनेंशियल बिल लाता है, तो उस बिल को जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक वो साइन नहीं होगा। तो ये थे हमारे 360 के काम। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, 360 के दौरान राष्ट्रपति की सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की सैलरी नहीं किया जा सकता कम, बाकी सबका सैलरी को कम किया जा सकता है। ये 360 है। अब एक काम करते हैं, हमारा आपातकाल पूरा समाप्त हो गया बच्चा। मैं एक काम करता हूँ, 5 मिनट में या 10 मिनट में आप सभी को ये एक स्नैपशॉट देता हूँ। भाग 18, 352 से 360, ठीक है। एकात्मक लक्षण है, यूनिटरी कैरेक्टर है, और इसमें हमने देखा था कि यूनिटरी कैरेक्टर में बिना अमेंडमेंट किए भारत के संविधान की प्रकृति को संघात्मक से एकात्मक कर दिया जाता है। जर्मनी से लिया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ द आपातकाल, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी शब्द का प्रयोग किया गया है आपातकाल की उद्घोषणा। 356 राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक जो है संवैधानिक आपातकाल, और इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन एनी स्टेट। और जो तीसरा है जिसको हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ये 360 में है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है, और इसके लिए फाइनेंशियल यानी वित्तीय आपातकाल की ही बात की गई है। 352 के लगाने के 3 आधार हैं, जिसमें बताया था हमने कि एक युद्ध, बाह्य आक्रमण, और एक था इंटरनल डिस्टर्बेंस। उसको रिप्लेस कर दिया गया है शाह कमीशन की सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, और उसको रिप्लेस करके अब जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है सशस्त्र विद्रोह। इसके साथ ही जो आधार थे लगाने के, ठीक है ना,
उस आधार के लगाने में हमने बताया कि इसको लगाएगा कौन? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जब इसको इम्पोज करेगा, अगर उसको आशंका है या फिर तीनों कंडीशन है, अगर इम्पोज करता है प्रेसिडेंट तो उसको पार्लियामेंट के द्वारा 30 दिन के अंतर्गत पास करना होगा। पार्लियामेंट अगर पास नहीं करती है 30 के दिन के अंतर्गत तो वो फेल हो जाएगा, और अगर पार्लियामेंट 30 दिन के अंतर्गत उसको पास कर देता है तो वो 6 महीने के लिए लागू होगा। 6 करते वो कितने भी दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पहले ये 30 दिन की वैलिडेशन नहीं थी, पहले ये 2 महीना था, अब ये 30 दिन है, ये ध्यान रखिएगा। ये 44वें संविधान संशोधन में बदला गया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 3 बार भारत में आपातकाल लग चुका है। 62 से 68 जिसको हम इंडो चाइना वार कहते हैं, फिर 71 में जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वार कहते हैं, और फिर बाद में जो बाद में लगा 1975 में, 25 जून 1975 में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधारित पर लगा था, और ये 3 आपातकाल अभी तक हमारे यहाँ लगे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 352 को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। अगर 352 को एक डिक्लेयर कर दिया गया और उसी समय लोकसभा डिजॉल्व हो गई है तो न्यू लोकसभा जो चुन कर आएगी वो उसको 30 दिन के अंतर्गत पास करना पड़ेगा। 352 के अंतर्गत अगर किसी स्टेट लिस्ट पर कोई लॉ बनाया गया है तो वो तब तक चलेगा जब तक इमरजेंसी है। जैसे ही इमरजेंसी समाप्त होगा तो 6 महीने के अंतर्गत वो अपने आप लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति जब चाहे तब उस 352 को वापस ले सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति वापस नहीं ले सकता है तो अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर अगर स्पीकर को, अगर पार्लियामेंट चल रहा है, अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट को अगर रिजोल्यूशन देते हैं तो 14 दिन के अंतर्गत एक मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में अगर प्रपोजल सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो आपातकाल समाप्त कर दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें आपातकाल के इम्पैक्ट की, तो आपातकाल के इम्पैक्ट में जो है कुछ कार्यकारी इम्पैक्ट हैं, कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट हैं जो आर्टिकल 353 और 54 में दिए गए हैं। आर्टिकल 358 और 359 में फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट 352 का देखा गया है। तो फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट जो देखा गया है, एक आर्टिकल 358 है जिसमें आर्टिकल 19 का इम्पैक्ट देखा गया है कि जैसे ही युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है, अपने आप आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, न कि समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके साथ साथ अगर राष्ट्रपति को लगता है तो आर्टिकल 359 के माध्यम से राष्ट्रपति को अगर लगता है तो आर्टिकल 19 के साथ साथ सभी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 को। 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट को चाहे पूरे भारत में अगर 352 लगा हो या भारत के किसी एक हिस्से में लगा हो, फंडामेंटल राइट को ब्लॉक किया जा सकता है। किसी भारत के एक हिस्से पर या फिर पूरे भारत के हिस्से पर ब्लॉक किया जा सकता है। 20 और 21 को किसी भी कीमत पर ब्लॉक नहीं किया जा सकता। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अब आपातकाल के दौरान जो भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, और उसके बाद भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसकी कोई भी रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। 352 था। 356 की अगर हम बात करें तो 356 में हमने बताया कि 2 आधार हैं। एक 355 आर्टिकल 355 कहता है कि संघ का कार्य होगा कि वो राज्यों की रक्षा करे, इसके लिए 356 है। 356 में 2 प्रकार का है। इसमें 2 प्रकार से 356 लगाने की बात की गई है। एक है जिसको हम कहते हैं 356 कैसे लगाएंगे, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन एनी स्टेट, एक ये होगा। दूसरा आर्टिकल 365 में बताया गया है, जो कहा गया कि अगर कोई संवैधानिक निर्देश का पालन नहीं होता है तो संघ जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर 356 लगा सकती है। 356 लगेगा तो कितने दिन में पास होगा? 2 महीने में सिंपल मेजॉरिटी होगी, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उसकी भी इसकी भी सबकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर 356 के दौरान कहीं पर भी सेंटर ने कोई कानून बनाया तो तब तक चलेगा जब तक उसको जब तक आपातकाल लागू रहेगा तब तक तो चलेगा ही, आपातकाल के बाद भी चलेगा अगर उसको विधानसभा समाप्त नहीं करती है। 356 के दौरान सभी काम राष्ट्रपति के हाथ में आ जाते हैं। राष्ट्रपति गवर्नर के माध्यम से काम कराता है। राष्ट्रपति स्टेट लिस्ट पर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। 356 6 महीने लागू होते हुए 2 महीने में लागू होता है। 2 महीने में उसको पास करना होता है। अगर 2 महीने में पास हो गया तो 6 महीने में लागू रहेगा, फिर 6 महीने बढ़ाने के लिए फिर आपको पास करना पड़ेगा। ऐसे करते आप 3 साल जा सकते हो। इसका अपवाद जो है यानी एक्सेप्शन है, पंजाब है जहाँ पर लगभग लगातार 5 साल लगा है, यूपी में लगभग 9 बार लगा है, केरल में भी लगभग 9 बार लगा है आपातकाल, इनको भी ध्यान रखेगा। इसके साथ साथ अगर आपातकाल को 356 को 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना है, 2 कंडीशन होना चाहिए। किसी भारत के एक स्थान पर या पूरे भारत में 352 लगा होना चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन कहे कि हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। इन दोनों कंडीशनों में ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ अगर 356 की बात की जाए तो 356 में हमने देखा था कि इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, कार्यकारी, विधायी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ फिर हमने देखा था कि
जो इसके 356 के इम्पैक्ट है 357 में दिए गए, जिसको हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद से 360 की बात हुई थी। 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, पास होगा कितने दिन में? 2 महीने में। प्रेसिडेंट इसको जब चाहे तब वापस ले सकता है, प्रेसिडेंट ही इसको डिक्लेयर करेगा और प्रेसिडेंट इसको 2 महीने के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा पास कराया जाएगा। वो जैसे 6-6 महीने करके 3 साल के लिए था 356, 352 कितनी भी के लिए था, ये इसका 6-6 महीने करके कितने भी साल बढ़ाइए, लेकिन जो 360 है इसको 6-6 महीने नहीं, एक बार लागू होगा तो जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक 360 लागू रहेगा। ठीक है। इसके साथ साथ सभी प्रकार के टैक्स में परिवर्तन किया जा सकता है 360 के दौरान। जुडिशियल रिव्यू सबकी हो सकती है। और इसके साथ साथ हमने 2 केस बताए, सरकारी कमीशन बताया 1983 में, और फिर हमने एसआर बम्बई केस बताया कि 3 ग्राउंड पर 356 लगाना बढ़िया होता है। एक त्रिशंकु विधानसभा, हंग असेंबली, दूसरा अगर कोई सरकार त्यागपत्र दे दे, कोई नया सरकार बना रहा है, और तीसरा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल निर्देश दिए गए हैं जिनको कोई फॉलो नहीं करता है, तो इस केस में भी 356 लगाया जा सकता है, जो बेस्ट रहेगा। 360 में कभी भी राष्ट्रपति का वेतन नहीं खींचा जा सकता, ये ध्यान रखेगा। राष्ट्रपति का वेतन कम नहीं किया जा सकता। 356 के दौरान हाई कोर्ट की अधिकारिता यानी जुडिक्शन में कमी नहीं ला जा सकती। एक और चीज़, 352 के द्वारा जो कार्यकाल है लोकसभा और विधानसभा का, उसको 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और आज तक एक चीज़ ध्यान रखेगा, 5वीं जो हमारी लोकसभा थी उसके कार्यकाल को 1-1 साल के लिए 2 साल बढ़ाया गया था। 75 के बाद से 76-77, ये ध्यान रखें। तो ये रहा पूरा हमारा खाका एक आपातकाल को हमने बढ़िया से समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा आप कह सकते हो कि जो संशोधन की बात है, अमेंडमेंट की बात है, उसको बात देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी प्लेलिस्ट की लिंक है उसको आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लिंक में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसमें जरूर जुड़िए। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमसे पर्सनल अटैच होने के लिए भी आपको इस ग्रुप में लिंक दिया होगा, आप उसको क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।